स्वागत है। आज हमारे पास निखिल कामत के साथ एलन मस्क का इंटरव्यू है और ये कोई आम इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसमें टेक्नोलॉजी की बातें तो हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मतलब भविष्य कैसा होगा, इंसान होने का मतलब क्या है, इन सब पर बड़े गहरे विचार हैं। बिल्कुल, ये उन बातचीत में से है जिसे सुनने के बाद आप बस आगे नहीं बढ़ सकते। आपको रुक कर सोचना पड़ता है कि अरे क्या वाकई ऐसा हो सकता है। सही बात है। ये सिर्फ टेस्ला या स्पेसएक्स के बारे में नहीं है, ये मानवता के अगले कदम के बारे में है। तो आज हम इसी बातचीत की परतों को खोलेंगे। हम समझेंगे कि एक्स यानी जो पहले ट्विटर था, उसको लेकर उनका असली मकसद क्या है। हम उस चौंकाने वाले विचार पर भी बात करेंगे कि भविष्य में काम करना एक जरूरत नहीं बल्कि एक शौक होगा। और सिमुलेशन वाला टॉपिक भी। और हाँ, इस सवाल पर भी कि क्या हमारी ये पूरी दुनिया ही एक कंप्यूटर सिमुलेशन है। हमारा मकसद इस बातचीत के सबसे दमदार आइडियाज को निचोड़ कर निकालना है। मस्क के सामूहिक चेतना के सिद्धांत से लेकर भारत के नए उद्यमियों के लिए उनकी सीधी सादी सलाह तक हम हर पहलू को टटोलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए। तो शुरुआत एक्स से करते हैं। सवाल यह है कि मस्क ने ट्विटर को खरीदा ही क्यों? वो तो पहले से ही एक कामयाब प्लेटफॉर्म था। ऐसा क्या था जो वो बदलना चाहते थे? देखिए, उनका तर्क था कि एक कामयाब तो था, लेकिन एक खास विचारधारा के क्या कहते हैं इको चैम्बर में फंस गया था। इको चैम्बर? हाँ, मतलब एक ही तरह की सोच वाली दुनिया। उन्होंने इंटरव्यू में इसे अति वामपंथी या सैन फ्रांसिस्को की सोच कहा। उनका मानना था कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म को किसी एक सोच का गुलाम नहीं होना चाहिए। हाँ, और उन्होंने इसे ग्लोबल टाउन स्क्वायर या एक वैश्विक चौराहा बनाने की बात की, जहां हर तरह की बातें हो सकें। बस वो किसी देश के कानून को ना तोड़े। लेकिन क्या ये मुमकिन है? मेरा मतलब दुनिया भर में अलग अलग कानून हैं, अलग अलग विचार हैं, सबको एक साथ लाना तो लगभग नामुमकिन लगता है। और यहीं पर उनका आइडिया वो पारंपरिक सोशल मीडिया से अलग हो जाता है। उनके लिए एक्स सिर्फ लोगों को जोड़ने का एक जरिया नहीं है। अच्छा? उन्होंने एक बहुत बड़ा शब्द इस्तेमाल किया, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये सुनने में बहुत भारी लगता है। इसका मतलब क्या है? ये तो किसी सोशल मीडिया ऐप से ज्यादा किसी आध्यात्मिक गुरु का लक्ष्य लगता है। हाँ, उन्होंने इसे समझाने के लिए एक बेहतरीन मिसाल दी। क्या? जैसे एक इंसान वो 30-40 ट्रिलियन कोशिकाओं यानी सेल से बना होता है, लेकिन फिर भी वो एक व्यक्ति के तौर पर काम करता है, सोचता है। वैसे ही वो चाहते हैं कि एक्स पूरी मानवता को एक इकाई की तरह जोड़े। ये सिर्फ 8 अरब लोगों का शोर नहीं, बल्कि एक विशाल दिमाग की तरह हो। एक विशाल दिमाग जहां विचार आपस में जुड़कर कुछ नया बना रहे हो। एग्जैक्टली। तो ये सामूहिक चेतना का आइडिया सिर्फ लोगों को एक दूसरे से बात कराने के बारे में नहीं है। ये तो मानवता के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करने जैसा है। हाँ, लेकिन इसमें एक खतरा भी है। अगर एक ही कंपनी इस चेतना को नियंत्रित करे तो क्या ये हेरफेर का सबसे शक्तिशाली उपकरण नहीं बन जाएगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और उनके आलोचक यही बात उठाते हैं। हालांकि मस्क का तर्क है कि इसे खुला और पारदर्शी रखकर इस खतरे से बचाया जा सकता है। और इसी बड़े विजन को हकीकत बनाने के लिए उन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन फीचर पर इतना जोर दिया है। अच्छा, वो ट्रांसलेशन वाला फीचर? हाँ, अगर हम एक दूसरे की भाषा ही नहीं समझेंगे तो एक चेतना कैसे बनेंगे? ये फीचर उस भाषाई दीवार को गिराने का पहला कदम है। सही बात है। और इसी चेतना को बढ़ाने की बात करते हुए उन्होंने एक किताब का भी जिक्र किया था, हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी। हाँ, और वो मस्क के सोचने का तरीका बताता है। उस किताब में एक सुपर कंप्यूटर सालों की गिनती के बाद बताता है कि जीवन, ब्रह्मांड और हर चीज का अंतिम जवाब 42 है। 42? हाँ, 42। मस्क कहते हैं दिक्कत ये थी कि किसी को सही सवाल ही नहीं पता था। अच्छा। उनका मानना है कि ब्रह्मांड खुद ही जवाब है, हमें बस अपनी चेतना का स्तर इतना बढ़ाना है कि हम सही सवाल पूछना सीख जाएं। और एक्स उनके मुताबिक उस चेतना को बढ़ाने का एक जरिया है। बिल्कुल। तो एक्स के जरिए मानवता को एक दूसरे से जोड़ने का ये आइडिया एक तरफ है, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी यानी एआई का एक और असर है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को ही बदल सकता है, और वो है काम का भविष्य। हाँ, मस्क का कहना है कि भविष्य में काम करना एक विकल्प होगा, जरूरत नहीं। ये तो सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। सपने जैसा भी, और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी। हाँ, वो भी है। और वो इसे कोई 100 साल बाद की बात नहीं कह रही हैं। उनका अनुमान है कि 10-15 साल के अंदर ही, बस 10-15 साल? हाँ, 10-15 साल में ही एआई
और रोबोटिक्स इतने काबिल हो जाएंगे कि ज्यादातर काम वो खुद कर लेंगे, तब इंसान का काम करना एक शौक की तरह होगा। एक शौक जैसे जैसे आज कुछ लोग मजे के लिए अपने बगीचे में सब्जियां उगाते हैं, जबकि वो बाजार से आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक है, मान लिया। लेकिन अगर कोई काम नहीं करेगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? मतलब लोग अपनी जरूरतें कैसे पूरी करेंगे? समाज चलेगा कैसे? यहीं पर मस्क का विचार पारंपरिक अर्थशास्त्र को पूरी तरह से पलट देता है। कैसे? उनके लिए पैसा कोई असली चीज नहीं है। पैसा बस एक हिसाब किताब रखने का तरीका है। हिसाब किताब? हाँ, कि कौन क्या काम कर रहा है और उसे उसके बदले में क्या मिलना चाहिए। जब मशीनें और एआई ही सारा काम करने लगेंगी, हर किसी के लिए सब कुछ बनाने लगेंगी, तो इस हिसाब किताब की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली, जरूरत ही खत्म हो जाएगी। तो अगर पैसे की जरूरत खत्म हो जाएगी तो फिर असली कीमत किस चीज की होगी? असली मुद्रा क्या होगी? ऊर्जा। हाँ, उन्हें मानना है कि ब्रह्मांड की असली मुद्रा ऊर्जा है। अच्छा। और सौर ऊर्जा की वजह से हमारे पास लगभग असीमित ऊर्जा होगी। सोचिए एक ऐसे भविष्य के बारे में जहां कोई कमी नहीं है। आपको जो भी सामान या सेवा चाहिए, एआई और रोबोट उसे आपके लिए बना देंगे। ये तो एक आदर्श दुनिया लगती है। लेकिन आज की समस्याओं का क्या? जैसे अमेरिका पर खरबों डॉलर का कर्ज है। ऐसे भविष्य में उस कर्ज का क्या होगा? मस्क के मुताबिक ये समस्या अपने आप ही बहुत छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी? कैसे? उन्होंने भारी अपस्फीति या मैसिव डिफ्लेशन की बात की। ओके, डिफ्लेशन। इसे ऐसे समझिए, आज आपके पास 1 लाख रुपए हैं जिससे आप एक अच्छा फोन खरीद सकते हैं। अब सोचिए एआई की वजह से वही फोन बनाने की लागत सिर्फ 100 रुपए हो जाए तो मेरे 1 लाख की कीमत बहुत बढ़ जाएगी, आसमान छू जाएगी। आप उससे 1000 फोन खरीद पाएंगे। मतलब पैसे की कीमत बढ़ जाएगी और चीजें बहुत बहुत ज्यादा सस्ती हो जाएंगी। बिल्कुल। मस्क का कहना है कि उत्पादन इतना ज्यादा और सस्ता हो जाएगा कि आज का खरबों डॉलर का कर्ज भी उस विशाल अर्थव्यवस्था के सामने मामूली लगेगा। और वो ये कब तक होता हुआ देख रहे हैं? उन्होंने कहा कि ये बदलाव अगले 3 सालों में दिखना शुरू हो सकता है। 3 साल? वाह, ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाला विचार है ना? मतलब एक तरफ तो हम ऐसे भविष्य की बात करें जहां काम और पैसे का मतलब ही बदल जाएगा, और दूसरी तरफ बातचीत का एक और हिस्सा था जो इससे भी ज्यादा अजीब और विज्ञान कथा जैसा लगता है। सिमुलेशन वाला। हाँ, उनका विश्वास कि हम शायद एक सिमुलेशन में जी रहे हैं। और उन्होंने इसकी संभावना को सिर्फ एक मजेदार ख्याल नहीं बताया, बल्कि बहुत ज्यादा कहा। बहुत ज्यादा। उनका तर्क क्या है इसके पीछे? उनका तर्क वीडियो गेम्स की तरक्की पर आधारित है। सोचिए 50 साल पहले हमारे पास पोंग जैसा गेम था, वो 2 डंडियां और एक गेंद वाला। हाँ वही। और आज हमारे पास ऐसे गेम्स हैं जो असली दुनिया से इतने मिलते जुलते हैं कि कभी-कभी फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो उनका तर्क ये है कि अगर ये तरक्की इसी रफ्तार से चलती रही तो कुछ ही दशकों या सदियों में ऐसे गेम्स बनाना मुमकिन होगा जो असलियत से बिल्कुल अलग न हो। ठीक यही। और जब ऐसा हो जाएगा तब इस बात की क्या गारंटी है कि हम उस असली दुनिया में हैं? एक मिनट, उन्होंने एक टर्म यूज किया, बेस रियलिटी। हाँ, बेस रियलिटी। इसका मतलब है असली दुनिया जिसने सिमुलेशन बनाया है। मतलब हम एक गेम के किरदार हैं और बेस रियलिटी वो दुनिया है जिसमें गेमर बैठा है। हाँ, बिल्कुल सही समझा। बेस रियलिटी मतलब वो पहली असली दुनिया। मस्क का सवाल यही है कि अरबों सालों के इतिहास में क्या हम इतने घमंडी हो सकते हैं कि ये मान लें कि हम ही वो पहले हैं जो बेस रियलिटी में हैं? संभावना तो यही है कि कोई हमसे पहले इस स्तर पर पहुंच चुका है और हम उनके बनाए किसी सिमुलेशन में हैं। बाप रे। लेकिन फिर उन्होंने एक और अजीब बात कही, सबसे दिलचस्प परिणाम ही सबसे संभावित परिणाम है। हाँ। ये क्यों? ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। नहीं, इसका भी एक तर्क है। उन्होंने स्पेसएक्स का उदाहरण दिया। ओके। जब वो रॉकेट लॉन्च के सिमुलेशंस चलाते हैं तो वो उन हजारों सिमुलेशन पर ध्यान नहीं देते जहां सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। वो उबाऊ होते हैं। सही बात है। वो उन सिमुलेशंस का अध्ययन करते हैं जहां कुछ गड़बड़ होती है, कुछ अप्रत्याशित होता है, क्योंकि सीखने को वहीं से मिलता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो उनका मतलब है कि अगर कोई हमारी दुनिया का सिमुलेशन चला रहा है तो वो उसे तब तक चलाएगा जब तक वो दिलचस्प बनी रहेगी। हाँ, अगर हमारी दुनिया उबाऊ हो जाए तो वो सिमुलेशन बंद कर देंगे। बिल्कुल। एक तरह से ये सिमुलेशन का डार्विनवाद है। सिमुलेशन का डार्विनवाद? वाह। सिर्फ दिलचस्प सिमुलेशंस ही जिंदा रहते हैं। तो अगर हमारी दुनिया में इतनी दिलचस्प घटनाएं हो रही हैं तो शायद इसीलिए ये सिमुलेशन अभी भी चल रहा है।
हो सकता है। ये एक अजीब लेकिन सच में सोचने पर मजबूर करने वाला विचार है। वाकई। तो इन बड़े बड़े दार्शनिक विचारों से अब जरा जमीन पर आते हैं। इंटरव्यू का एक बड़ा हिस्सा भारत के युवा उद्यमियों के लिए भी था। हाँ, वो भी था। उनके लिए मस्क की मुख्य सलाह क्या थी? उनकी सलाह बहुत सीधी और सरल थी, बिना किसी भारी भरकम शब्दों के। क्या थी? जितना लेते हो उससे ज्यादा बनाओ, मेक मोर देन यू टेक। समाज के लिए एक नेट पॉजिटिव यानी एक शुद्ध योगदानकर्ता बने। ये जितना लेते हो उससे ज्यादा बनाओ वाली सलाह सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन क्या ये आज के स्टार्टअप कल्चर के खिलाफ नहीं है, जहां फोकस अक्सर फंडिंग और वैल्यूएशन पर होता है? बिल्कुल, और यही मस्क का पॉइंट है। उनका मानना है कि वैल्यूएशन एक भ्रम हो सकता है। एक भ्रम? हाँ, वो कहते हैं कि आप पैसे के पीछे मत भागो, आप कुछ उपयोगी बनाने के पीछे भागो। उन्होंने इसकी तुलना खुशी पाने से की। अच्छा, ये दिलचस्प है। आप सीधे सीधे खुशी को नहीं पा सकते। आप वो काम करते हैं जिनसे खुशी मिलती है, अच्छे रिश्ते बनाना, कुछ नया सीखना, किसी की मदद करना। और खुशी तो उसका नतीजा है। हाँ, वैसे ही पैसा और वैल्यूएशन एक उपयोगी प्रोडक्ट या सेवा बनाने का नतीजा होना चाहिए, लक्ष्य नहीं। ये बहुत गहरी बात है। और इसी से जुड़ा सवाल था शिक्षा पर। जब भविष्य इतनी तेजी से बदल रहा है, जहां एआई सब कुछ करने वाला है, तो क्या आज के युवाओं को कॉलेज जाना चाहिए? इस पर उनका नजरिया काफी संतुलित था। उन्होंने कहा कि कॉलेज सिर्फ किताबी ज्ञान के लिए नहीं है। तो फिर किस लिए है? ये आपको अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना, बहस करना और एक तरह से कहें तो बड़ा होना सिखाता है। उस लिहाज से कॉलेज अच्छा है। लेकिन स्किल्स का क्या? जो आज हम सीख रहे हैं, क्या वो कल काम आएंगी? यहीं पर उन्होंने चेतावनी दी। उन्होंने एआई और रोबोटिक्स को एक सुपरसोनिक सुनामी कहा। सुपरसोनिक सुनामी? एक ऐसी लहर जो इतनी तेज है कि जब तक आपको दिखेगी तब तक वो सब कुछ बदल चुकी होगी। इसलिए हो सकता है कि कॉलेज में सीखी गई कई स्किल्स भविष्य में काम की न रहें। तो उनका संदेश साफ था, सीखना कभी बंद मत करो, सिर्फ डिग्री पर निर्भर मत रहो। बिल्कुल। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो एलन मस्क के भविष्य की तस्वीर कुछ ऐसी है। एक्स मानवता की सामूहिक चेतना को जोड़ने वाला एक मंच है। एआई हमें काम की जरूरत से आजाद कर देगा। और हो सकता है कि हमारी पूरी दुनिया ही एक बहुत जटिल वीडियो गेम हो। ये निश्चित रूप से सोचने के लिए बहुत कुछ देता है। हाँ, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये मानवता के उद्देश्य और हमारे अस्तित्व के अर्थ के बारे में भी सवाल खड़े करता है। टेक्नोलॉजी के चश्मे से देखे गए ये बहुत बड़े दार्शनिक प्रश्न है। और यही आज का विचारणीय प्रश्न है। अगर मस्क की भविष्यवाणी सच होती है और एआई हमारी हर भौतिक जरूरत और इच्छा को पूरा कर सकता है, तो मानवता का उद्देश्य क्या रह जाएगा? जब जीने के लिए संघर्ष, कुछ बनाने की जरूरत और काम करने की मजबूरी ही नहीं होगी, तब हम इंसान अपना समय और अपनी चेतना कहाँ लगाएंगे?